मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग एवं पंचायती राज विभाग श्री अमृतलाल मीणा जी, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, प्रधान सचिव पर्यटन वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री दीपक कुमार सिंह जी, प्रधान सचिव पर्यटन तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्री रवि मनु भाई परमार जी, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री आनंद किशोर जी, जल संसाधन विभाग एवं ऊर्जा विभाग के सचिव श्री संजीव हंस जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मनीष वर्मा जी, सहकारिता विभाग की सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रमंडलीय आयुक्तगण, जिला पदाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षकगण, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे स्वास्थ्य, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पथ निर्माण, पर्यटन, जल संसाधन, सहकारिता तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, अभियंतागण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और जो आज कई विभागों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, मैं सभी विभागों को इस बात के लिए बधाई देता हूं। जो काम आज पर्यटन विभाग की तरफ से हुआ है, अब उसके बारे में लोगों ने शुरू में ही कई जगहों के बारे में चर्चा कर दी है, लेकिन हम जरा बता देना चाहते हैं कि आखिरकार जो अभी बात हुई, इको टूरिज्म की बात अभी जो की गई उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, जो शुरू से हमने इको टूरिज्म पर जोर दिया, और आप समझ लीजिए जो काम आज हुआ है राजगीर में, तो मुझे तो बताते हुए खुशी हो रही है कि दिसंबर 2009 में हम गए थे और राजगीर में हम 7 दिन रह करके एक एक जगह चारों तरफ हम देखे। और उसी सिलसिले में गृद्धकूट पर्वत पर हम गए हुए, वहीं पर से भगवान बुद्ध उपदेश दिया करते थे ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्षों वर्षों तक, तो उस स्थल पर भी हम गए और वहाँ से जो हमारी नज़र पड़ी देख करके सामने नीचे उसके समूचा एक जो वन की स्थिति थी उसको देख करके, तो मैंने कहा कि भाई आगे इसमें घोड़ा कटोरा है, हम चलना चाहते हैं। तो पहले जितने अधिकारी थे उन लोगों को लगा कि कैसे जाएंगे, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। हमने कहा जितनी दूर तक जाने का रास्ता अगर है गाड़ी से, वहाँ तक गाड़ी तक जाएगी, उसका तो हम पैदल चलेंगे। वो कार्यक्रम पहले से तय नहीं था, ये सुबह का समय था। हम वहाँ से एकदम बिल्कुल कुछ दूर गाड़ी जाने के बाद पैदल चले गए, घोड़ा कटोरा पहुँचे, एक एक चीज़ को हमने देखा। हमने कहा कि भाई कितना सुंदर जगह, इस सुंदर जगह का तो उपयोग होना चाहिए। और उसी समय जो उसके बारे में सब कुछ हम लोगों ने सोचा और फिर घोड़ा कटोरा का विस्तार करवाया। उसके जो 3 तरफ जो पर्वत हैं वहाँ पर बहुत कम पेड़ वगैरह, लगभग सूखा हुआ, हमने कहा इस सब पर काम हो सकता है और पेड़ लगवाया गया। तो सब कुछ जो किया गया एक एक काम वहाँ पर, उसके चलते और ज़्यादा वृक्षारोपण हो गया। और हमने कहा कि यहाँ पर आने का रास्ता बना देना चाहिए, तो वन विभाग ने आने का रास्ता बनाया और हमने उसी में तय कर दिया था कि कोई डीजल पेट्रोल की कोई गाड़ी इसमें नहीं आएगी, इसका पर्यावरण संरक्षित रहना चाहिए। तो उसमें लोग पैदल आवेंगे या टमटम से आएंगे। और राजगीर में ही, इस बिहार में इतना ज़्यादा टमटम कहीं नहीं चलता है जितना आज भी टमटम जो पुरानी चीज़ है, अगर कहीं आज संरक्षित है तो राजगीर में ही संरक्षित है। दुनिया देश भर से, बाहर से भी लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो भी टमटम पर चल के देखते हैं। एक खास जगह है ये राजगीर। अब वहाँ पर लेकिन टमटम से अंदर जाने में वो जो बना हुआ रास्ता है उसमें थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है, कई तरह की चीज़ें होती है। तो हमने तो सभी टमटम वालों से बात किया और लोगों को समझाया, कहा कि भाई इसके अंदर टमटम नहीं चलाना चाहिए, हम लोग ई रिक्शा आपको देंगे और ई रिक्शा को लेकर के इसमें जाया करिए, बाकी पूरे राजगीर में आप टमटम चलाइए। तो इस पर लोग अंत में सहमत हुए और उसके बाद आज जो ये कार्यक्रम किया है पर्यटन विभाग ने, मैं बधाई देता हूँ कि उनकी जगह पर जितने टमटम चालक हैं सबको ई रिक्शा देने का इन्होंने नियम बना लिया। और उसके हिसाब से आज तो 100 लोगों को और अधिक लोगों को देने वाले हैं, 500 से भी ज़्यादा, लेकिन आज 100 लोगों को उसका वितरण कर रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अब उसको लेकर के जब लोग जाएंगे तो आज जो उसका दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य होगा।
ये देखने लायक बात होगी। और उसी समय से हमने ये बात शुरू किया कि भाई इको टूरिज्म होना चाहिए। कहीं भी इस तरह की जगह हो तो वहाँ पर उसके पर्यावरण पर किसी प्रकार का संकट नहीं आना चाहिए, और ये हुआ। और अब तो आप जानते ही हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी वहाँ पर जो घोड़ा कटोरा में स्थापित की गई है वह भी देखने लायक है। हम आज देख रहे थे, सुबह सुबह ही जल संसाधन वाले गया वाला दिखा रहे थे, तो मैं तो कितनी बार कह चुका हूँ, मैं तो दर्जनों बार कह चुका हूँ, अरे भाई गया का कोई चीज़ दिखा रहे हैं, उसमें बोध गया का दिखा रहे हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिखा रहे हैं, तो जो बोधि मंदिर है उसके अंदर जो भगवान बुद्ध की बोधि वृक्ष के बगल में जो बोधि मंदिर है उसी में जो उनकी प्रतिमा है उसकी तस्वीर दिखानी चाहिए। ये पता नहीं कौन लोग, अब यहाँ तो कुछ हद तक सुधरा है। अब पर्यटन विभाग का भी हम एक रोज देखे हैं, यहाँ विज्ञापन जो है छपा हुआ है, ये राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन है उसके उधर, तो हमने सबको बताया कि भाई जब उनकी तस्वीर दिखानी है तो वो दिखाइए। जो बोध गया में बोधि मंदिर के अंदर जो तस्वीर है वो अद्भुत है, दुनिया भर में लोग उसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या देखने लगते हैं, एक कुछ साल पहले बाहर एक बना है उसी को दिखाते रहते हैं। वही है बोध गया का प्रतीक। क्या बोध गया का प्रतीक वो है कि बोध गया प्रतीक बोधि वृक्ष है और भगवान बुद्ध का वहां पर बना हुआ मंदिर में उनकी तस्वीर है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम इतना जरूर सुझाव देंगे। और वहां पर जो हम लोगों ने बनाया है जिस प्रकार से आप वो देखने लायक है, वो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा एकदम बीच में बना दिया गया है, ये घोड़ा कटोरा के बीच में, और उसमें जाने का नहीं, उसके चारों तरफ लोग भ्रमण कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वहां पर आना और रात में किसी को नहीं रहना। वहां वन एवं पर्यावरण विभाग ने भी उसके बगल में कुछ बिल्डिंग्स बनाए हैं जहां पर लोग आकर के बैठ सकते हैं, एक एक चीज को देख सकते हैं। और सब लोगों के लिए इंतजाम रहेगा दिन में, शाम के बाद रात में वहां कोई नहीं रहेगा, और फिर सुबह से यात्रा शुरू होगी, और ये ई रिक्शा के आधार पर। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि जो वहाँ पर जो देखा और उसके बाद जो मन में बात आई, और बराबर हम जाकर के एक एक चीज़ को देखते हैं। अब तो मेरे हिसाब से जब ई रिक्शा से लोग जाने लगेंगे तो देखिएगा कितने टूरिस्ट वहाँ पर होंगे। और वहाँ पर तो बाकी सारा काम किया ही जा रहा है, जो विश्व शांति स्तूप बना हुआ है, ये सब के लिए जो काम किया जा रहा है, तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। और जो कुछ भी सारा काम जो हो रहा है, और राजगीर में इको टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए इसका जो विकास किया जा रहा है, नए रोपवे का निर्माण हो गया, अब काम लगभग पूरा हो गया, विलंब हुआ है। इसको तो पिछले साल ही पूरा करा देना था, लेकिन किसी कारण से वो लंबित हो गया। वो तो पिछले साल जो विश्व शांति स्तूप का 50वां स्थापना दिवस मनने वाला था, मैंने कहा उसके पहले ही पूरा इसको कर दीजिए, वो नहीं हो पाया, लेकिन अब लगभग पूरा हो रहा है। और उसके नीचे चारों तरफ जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का है वो सब वन एवं पर्यावरण विभाग ने भी तय कर लिया है, उसकी कहीं अनुमति लोग ले रहे हैं, वो भी जल्दी से जल्दी बन जाए एक। और वहीं पर से घोड़ा कटोरा जाने का रास्ता है, और इतना सुंदर दृश्य होगा, इतनी बड़ी संख्या में। और जो सही मायने में जो इको टूरिज्म है अनेक जगहों पर आज वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा जो किया गया, मुझे इतनी खुशी होती है। वाल्मीकि नगर में जो काम किया जा रहा है, ये सबको देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो आज इसके लिए, और जिन लोगों को आज जो दिया गया है ई रिक्शा, मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं। और उन लोगों को मैं कहूँगा कि ये बैटरी से चलता है, चिंता मत करिएगा। और आपको जितने हमारे ये जो टमटम चलाने वाले हैं और उन्हीं को दिया जा रहा है, तो इसको लेकर के जब आप चलाना शुरू करिएगा घोड़ा कटोरा की तरफ, तो जाने वालों की संख्या इतनी बढ़ेगी और आपको भी इस बात के लिए प्रसन्नता होगी। और मैं तो कहूँगा उसके बाहर राजगीर में आप जो टमटम चलाते हैं वो चलाइए, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना, सिर्फ यहाँ के लिए हमने कहा था। आज लोगों ने इसको स्वीकार किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आज जो ये काम किया गया मुझे प्रसन्नता है। और जो कुछ भी आज सहकारिता विभाग के द्वारा जो काम किया गया है उसके लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब सोच लीजिए कि 2927 पैक्सों को सहायता दी जा रही है। हम लोगों ने पहले से तय किया था पैक्स की क्या स्थिति थी, उसकी सदस्यता कितनी थी। जो पैक्स के बारे में सब कुछ हम लोगों ने मेहनत करके किया, और आज पैक्स का हुआ, उसके द्वारा प्रोक्योरमेंट होता है।
पैक्स के द्वारा जो कुछ भी काम किया जा रहा है, ये सबको पता है कि कितना काम हो रहा है। बिहार में कहाँ प्रोक्योरमेंट होता था? आज जो केंद्र में कृषि का कानून बना है उस पर लोग कुछ से कुछ बोल रहे हैं, और बिहार में हम लोग तो 2006 में ये बंद कर दिए थे। इसको हम लोग एपीएमसी का हम लोगों ने कानून जो था उसको बंद कर दिया था। किस तरह से उसी के माध्यम से सारा व्यवसाय होता था। और केंद्र में भी जब नीति आयोग की बैठक थी, कितनी बार हमने कहा था, हम लोग तो एपीएमसी खत्म किए हुए, एपीएमसी को नए संशोधित रूप में लाने का लोग भेजते थे। हमने कहा कि भाई हम लोग दोबारा थोड़ी बनाएंगे, हमने तो उसमें एपीएमसी में काम करने वाले तमाम लोगों को दूसरी जगहों पर हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया, और ये काम अब नहीं होने वाला। अब मुझे बड़ी खुशी है कि वो चीज़ अब समाप्त हो रहा है। और उसके बाद तो यहाँ लोग विरोध कर रहे थे। अब जरा देखिए किसान को कितनी दिक्कत होती थी, कहीं भी कोई सामान वो अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते थे, क्या कठिनाई होती थी। तो अब जो किया गया है और ये सब काम, और जो पैक्स का हम लोगों ने उस समय किया और पैक्स को जिम्मेवारी दी कि आप इसको इसमें सब प्रोक्योरमेंट का काम करेंगे, तो ये जो अब काम जो हो रहा है पैक्स का, और पैक्स को ही विकसित करने का, कि एक तो पैक्स की आमदनी अब उससे होने लगी प्रोक्योरमेंट से, और दूसरा ये हुआ कि पैक्स में ही हम लोगों ने एक स्टोर के लिए बनाया कि लोग अपने अनाज को रखेंगे। और तीसरी चीज़ ये बात हो गई कि कृषि के क्षेत्र में यंत्रों को पैक्स के पास रहेगा तो उसका यंत्र लोग किराए पर लेकर के अपने खेत में उसका इस्तेमाल करेंगे। अब उसी में आज मुझे खुशी है कि आज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से 439 करोड़ रुपए का योगदान किया गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये पैक्स को वो अपनी तरफ से 75% तो एक ऋण के रूप में और 25% ये उस रूप में देने वाले हैं, 25 अनुदान में ही देने वाले हैं, लेकिन हम 70% ऋण के रूप में। अब हम लोगों ने ये तय कर दिया कि भाई 25% पैक्स को मिलने वाला, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो ये मिलने वाला है केंद्र सरकार की एजेंसी जो है एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, वो देंगे 25%, और राज्य सरकार भी पैक्स को देगी 25%, यानी 50% का अनुदान उनको मिलेगा। और उसके आधार पर ये कृषि के यंत्र वो लेंगे और उस कृषि के यंत्र का किसान उपयोग करेंगे, और उसका जो भाड़ा इनको थोड़ा देंगे, तो उससे पैक्स की कितनी आमदनी बढ़ेगी। तो हम लोग तो एक एक चीज के बारे में कितना सोच सोच करके काम करते हैं कि भाई पैक्स का सिर्फ चुनाव नहीं। और आज आप देखते हैं कि अब पैक्स में चुनाव में कितने लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। तो किसी चीज की जानकारी किसी को नहीं है बाहर के लोगों को, तो बिना जानकारी के कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो अब ये सब चीज जो हम लोग पैक्स के मामले में इतना काम किया, और इसके लिए जो कुछ भी आज जो इसके लिए मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का जो शुभारंभ किया है, इसके लिए मैं सहकारिता विभाग को इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और जिस तरह से हम लोगों ने अपना कानून को हटाया था, ये सब काम किया था, इस सब को मालूम है। और आज कितना प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ये भी बात तो सबको जानना चाहिए कि आज 19-20 में 21 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हुई, और 14-15 में 24 लाख मीट्रिक टन की धान की अधिप्राप्ति हुई थी। और किस तरह से पैक्स को धान की अधिप्राप्ति के एवज में 141 रुपया प्रति क्विंटल दिया जाता है, जिसमें प्रति क्विंटल हैंडलिंग चार्ज के लिए 8 रुपया 84 पैसा, सुखाने के लिए 18 रुपया 15 पैसा, मिलिंग चार्ज यानी धान कूटकर चावल बनाने के लिए 10 रुपया, यानी ये सब प्रति क्विंटल। पैक्सों के लिए कमीशन कितना मिलता है, 31 रुपया 25 पैसा। आप सोच लीजिए, वो प्रोक्योरमेंट करते हैं, उनको कमीशन कितना मिलता है, 31 रुपया 25 पैसा। भंडारण जो वो करते हैं उसके लिए 4 रुपया 80 पैसा, और 2 महीने के ब्याज की राशि के रूप में 30 रुपया 31 पैसा, तथा 38 रुपया 51 पैसा परिवहन के लिए दिया जाता है। अब जो पैक्स के लिए हम लोग आज की योजना दे रहे हैं इन लोगों को, और उसके अलावे पहले से ही जितना पैक्स के लिए काम किया जा रहा, तो ये समूचा जो प्रोक्योरमेंट का काम है उसके माध्यम से, और ये पूरा जो हरित कृषि संयंत्र योजना, इसके माध्यम से, तो जो कुछ भी हम लोगों ने इसमें निर्णय लिया है, और उसी प्रकार के यंत्र दिए जाएंगे, जो यंत्र लाभान्वित होंगे, और जिस यंत्र से लोग जो फसल चक्र जो हम लोगों की बात कर रहे हैं,
पर्यावरण के अनुकूल हो उसके दृष्टिकोण से भी, और दूसरी बात कोई इसको जलाए नहीं, फसल अवशेष को कोई जलाए नहीं, तो उसके लिए लोगों को बचाने के लिए जिस तरह के यंत्रों की जरूरत है वो सभी प्रकार के यंत्र इनको मिलेंगे और उस यंत्र के माध्यम से इनकी आमदनी भी होगी और किसानों को लाभ भी होगा। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं सहकारिता विभाग को, और उसके अलावे भी उन्होंने अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा की है, मैं उनको धन्यवाद। और इस तरह से ये काम हम लोगों का बढ़ता चला जाएगा, ये काम बढ़ेगा, यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ेगी, हर प्रकार का ये काम बढ़ेगा। और इसके संबंध में तो प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक में हम लोगों ने अपना विचार भी रख दिया। जो कुछ भी हो रहा ये किसानों के आमदनी को बढ़ाने के लिए आज जो 2 कानून बने, तो इस तरह से सारी बातें हैं। अब पटना मेट्रो रेल योजना का आज से कार्यारंभ भी हो गया, ये बड़ी खुशी की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इसका शिलान्यास करवाया गया था 17 फरवरी 2019 को, और इसके बाद हम लोगों ने इसको दिया, पूरा का पूरा काम जो दिया गया दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हम जानते हैं लिमिटेड, जब हम केंद्र में रेल मंत्री थे तो उसको देखने के लिए गए थे और एक एक चीज को देखते थे कि कितना बढ़िया काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर रहा है मेट्रो रेलवे में। तो उस चीज को हम उस समय से जानते हैं, जब दिल्ली में मेट्रो रेलवे बन रहा था, बाद में बन करके वो शुरू हो गया, अब उस पर मेट्रो रेल का चलना प्रारंभ हो गया। हम उसके पहले ही जाकर के एक एक चीज देखे। जब हम लोगों को अपने यहाँ ये काम को करना था तो हमने प्रारंभ से ही विभाग को कहा कि भाई देखिए, इसके लिए अगर कोई बनाएगा तो सबसे अच्छे ढंग से बनाएगा दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, और उसी को इन लोगों ने चुना और उनके माध्यम से पूरे शहर का पूरा अध्ययन करके किस जगह पर क्या किया जाना चाहिए उसका उन्होंने तकनीकी सुझाव भी दिया, और उसके हिसाब से सब कुछ विभाग के द्वारा किया गया राज्य सरकार के मदद से। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल का काम आप शुरू कर रहे हैं, और ये सब लोगों ने बता दिया है 20% केंद्र देगा, 20% राज्य देगा, और 60% हम लोग जायका से ऋण लेने में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो, हर हालत में हम लोग इस काम को पूरा करना चाहते हैं। और अभी जो 2 खंड है, इस परियोजना की लागत है 13,590 करोड़ रुपया, और इसमें पूरा का पूरा काम, और अब मुझे खुशी है कि ये काम जो आप लोगों ने शुरू करवा दिया है, तो ये प्रसन्नता की बात है। और अभी मंत्री जी ने भी कही दिया है, तो मुझे तो पूरी है कि 5 साल के अंदर 5 साल की समय सीमा के अंदर ये मेट्रो रेल का दोनों खंड का काम जरूर पूरा होगा। अब अभी से शुरू है, तो इसके लिए मैं फिर नगर विकास विभाग को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। और ये सोच लीजिए कि शहर के लोगों को कितनी खुशी होगी। सड़क तो हम लोग कई प्रकार से बना ही रहे हैं, लेकिन जब मेट्रो रेल बन जाएगा तो लोगों को कितना इसका लाभ मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। तो जो एक इच्छा थी हम लोगों की भी कि पटना में भी मेट्रो रेल बने, तो उस दिशा में काम आज अब शुरू हो गया। तो ये बड़ी खुशी की बात है, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। और आज वन विभाग के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ों का शुरुआत किया गया, इसके लिए आप लोगों ने दिखा भी दिया था, और उसके अलावा इसकी चर्चा भी कर दी थी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी चर्चा कर दी। तो ये सब जितना काम किया जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। अब जो काम हो रहा है, आप सबको मालूम है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान भवन का शिलान्यास हो रहा है। बहुत समय लगा, कितना समय लगा है पटना यूनिवर्सिटी को जमीन देने में, कितना देर लगा है, कितनी बार हम लोगों ने कहा। तो कभी कभी लोग सुनते नहीं, इसके लिए जो कमेटी होती है उनको पता नहीं चलता। आप जरा बताइए कि राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान हम लोग यहाँ चाहते ही थे, शुरू से ही हम लोगों के मन में था। और ये जो बात शुरू में हुई थी, जो बताना हम चाह रहे हैं कि 2009 में राज्य में गांगेय डॉल्फिन यानी सो सेतु बड़े पैमाने पर संरक्षण के प्रयास प्रारंभ किए गए थे। 5 अक्टूबर 2009 को दिल्ली में जो आयोजित हुआ था, पहली मीटिंग थी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, उसमें यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो मीटिंग में थे, हम गए थे। और वहीं पर हम लोगों ने ये बात कहा था कि साहब जो भी है कि गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल
राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने की मांग की थी डॉल्फिन को, गांगेय डॉल्फिन को। और इसके बारे में उन्होंने तो कहा कि भाई इसको देखेंगे, समय लगेगा, लेकिन जो जयराम रमेश, उस समय माननीय जयराम रमेश मंत्री थे, उन्होंने इस बात को कहा और आश्वस्त किया कि करेंगे, और सेम डे उसके बारे में निर्णय लिया। और ये आप सोच लीजिए कि ये बात जो डॉल्फिन के लिए जो हम लोगों ने करवाया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ये सब कुछ हुआ। तो अब पूरे तौर पर जो गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, उसी के पार बांधों की संख्या अच्छे जंगल पर निर्भर करती है। बाघों की संख्या, बाघ है उसकी संख्या कहाँ निर्भर करेगी? अच्छे जंगल पर। आज वाल्मीकि नगर में जब जंगल अच्छा है तो उसमें कितने बाघ की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी तरह से डॉल्फिन की संख्या गंगा नदी की स्वच्छता और निर्मलता पर निर्भर करेगी। तो गंगा नदी के स्वच्छता और निर्मलता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, डॉल्फिन के लिए हम लोग भी हैं। तो अगर ये होगा तो डॉल्फिन बढ़ेगा, और इसी के लिए डॉल्फिन शोध संस्थान की स्थापना का हम लोगों ने निर्णय किया था। बहुत समय लगा, अब अंत में पटना यूनिवर्सिटी में जगह दिया है लॉ कॉलेज के सामने, तो अब कम से कम जगह मिल गई और आज इसका शिलान्यास हो रहा है। भाई मुझे तो व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए आज प्रसन्नता है और मैं खुश हूं कि ये काम शुरू हो रहा है। तो उसके अलावे अन्य कई पर्यटक केंद्रों का भी जो शुभारंभ किया जा रहा है बहुत अच्छा है, और जो महावीर वाटिका के रूप में किया गया है, विविधता पार्क का जमुई जिले में माधोपुर जैव विविधता पार्क, जिसका नामकरण महावीर वाटिका के रूप में किया गया है, ये सब का आज जो आप लोगों ने उद्घाटन कर दिया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और कैमूर पहाड़ी इलाके में स्थित करकटगढ़ वाटरफॉल जलप्रपात को तो हम देखने गए थे 8 जनवरी 2019 को, और उस समय निर्णय हुआ, तो उसके लिए काम शुरू हो रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। और जो कुछ भी किया काम जा रहा है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भ्रमण के दौरान, बताएं वाल्मीकि नगर में कितनी बार जाते हैं? हम तो चाहते ही थे वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की मीटिंग करना। ये 6 महीना से जो कोरोना का संकट आ गया, इसीलिए ये हो गया, वरना हम लोग तो वहां करने ही वाले थे, इसी साल करने वाले थे। पार्लियामेंट के असेंबली सेशन के बाद हम लोग करने वाले थे, असेंबली काउंसिल सेशन के बाद, लेकिन आ गया कोरोना। अब उसके चलते हम लोग मीटिंग कहीं बाहर ले जाकर के, आजकल हम लोग नहीं एक साथ बैठ करके मीटिंग 2 बार किया। कितने मंत्री जी लोगों को हो गया कोरोना, तो उसके बाद तो अभी हम लोग सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही अब तक करते रहे। वाल्मीकि नगर में तो जरूर जाएंगे, लेकिन वाल्मीकि नगर में जो इको टूरिज्म की बात, तो मेरा तो एक ही आग्रह है, और जो वन विभाग देख रहा है, अब हम शुरू से ही कहते रहे कि भाई इको टूरिज्म अगर करना है तो इको टूरिज्म का एक विंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर इको टूरिज्म है तो उसको कोई देखेगा, उस पर निगरानी रखेगा, तो उसके लिए तो सारे स्पेशलिस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं, विशेषज्ञ वहां पर हैं। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक विंग होना चाहिए इको टूरिज्म का, और उसके बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसकी शुरुआत करने का निर्णय लिया है। मुझे बड़ी खुशी है, और ऐसा करके जो बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट का इको टूरिज्म का काम बढ़ेगा। और वहाँ जो हम आपको बता देते हैं कि ललभतिया पर्यटक केंद्र वहाँ पर बनने का, वहाँ पर देख लीजिए कि शाम में सूर्यास्त इतना बढ़िया लगता है, तो वहाँ पर तो टूरिस्ट, आपने काम शुरू कर दिया है, वहाँ पर तो टूरिस्ट इतने जाएंगे, वाल्मीकि नगर में जो भी जाएंगे वो सब जाएंगे देखने के लिए, तो बहुत अच्छा है। और अब इको टूरिज्म को आप लोगों ने काम शुरू किया है, मुझे बड़ी खुशी है, मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और आज जल संसाधन विभाग के द्वारा भी काम शुरू हुआ, इनके लिए तो एक दिन हम कर चुके थे, लेकिन आज हम सहमत हुए इसी के लिए कि जो विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गु नदी है, वहां पर रबर डैम बनाने का, उसके लिए एक्सपर्ट्स लोगों को नियुक्त किया गया, उनसे राय ली गई कि होगा कि नहीं होगा। क्योंकि तो फल्गु नदी में तो एक वहाँ के बारे में कहा जाता है कि उसको तो साप दिया हुआ सीता माता का, तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से पानी नीचे रहता है, ऊपर नहीं रहता, तो लोगों को, आने जाने वालों को तो दिक्कत, पितृपक्ष में लोग आते हैं, अन्य समय पर भी आते हैं, श्रद्धालु पिंडदान के लिए जुटते हैं वहाँ पर,
तो उसमें ये जो वहाँ की स्थिति देखते हुए हम लोगों ने अब कितना ज़्यादा वहाँ पर जो आते हैं पितृपक्ष के अवसर पर, इस बार तो खैर कोरोना वायरस के चलते नहीं हुआ, लेकिन अन्य वर्षों में अब कितनी तैयारी की जाती है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं वहाँ पर और सब तैयारी की जाती है उनके सुविधा के लिए, उनके आवासन के लिए, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, एक एक काम हम लोग करवाने लगे हैं। तो उसी में ये बात सामने आई कि अगर भाई कहीं पानी अगर प्रिजर्व हो जाए तो बहुत लोगों को सहूलियत होगी। उसी को ध्यान में रख करके स्पेशलिस्ट लोगों को लगाया गया। तो उसी में ये बात उसका सॉल्यूशन आया है कि रबर डैम अगर बना दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। यानी रबर डैम को विष्णुपद मंदिर के डाउन स्ट्रीम में 300 मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। नदी घाट की चौड़ाई 500 मीटर है, तो एक तरफ 500 मीटर, दूसरी तरफ 500 मीटर, यानी पूरे तौर पर 500 मीटर दूरी तक जल उपलब्ध रहेगा। यानी 500 मीटर गुने 500 मीटर के क्षेत्रफल में जल भंडारित होगा और कम से कम दो मीटर तो नहीं, लेकिन 2 फीट, कम से कम 2 फीट पानी रहेगा। हालांकि उससे ज्यादा ही रह सकता है, लेकिन कम से कम 2 फीट पानी वहां पर प्रिजर्व रहेगा। और उसको फिर एक तरफ से जो विष्णुपद मंदिर की तरफ है, यानी जो फल्गु नदी है उसके बाएं किनारे से लेकर के और दाहिने किनारे तक जाने के लिए एक ऊपर से एक उसके लिए पुल जैसा भी हल्का बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में सहूलियत होगी। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और सबको पता है कि भाई गया, बोधगया, राजगीर, नवादा के लिए तो हम लोग गंगा नदी का पानी पहुंचाने के लिए काम करना शुरू कर दिए। और अगर अब फल्गु नदी में कुछ दूरी तक पानी अगर प्रिजर्व रह गया, अब उसके लिए जो स्पेशलिस्ट ने कहा कि रह सकता है, लेकिन मन में तो एक भय रहता है कि माँ सीता का अगर साफ है तो क्या होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर इसके लिए प्रयास हुआ और अगर पानी वहां पर कम से कम 2 फीट तक भी प्रिजर्व रह जाएगा, तो जितने लोग आते हैं देश के कोने कोने से और देश के बाहर से भी आते हैं अपना श्रद्धालु पिंडदान के लिए। और जो विष्णुपद मंदिर है उनका क्या महत्व है, विष्णुपद मंदिर का कितना बड़ा महत्व है कौन नहीं जानता। विष्णुपद यानी भगवान विष्णु उधर से गुजरे, उनका जो पद है, उनके जो पैर जहां पर था, वही जो पद वहां पर था, उसी से वो मंदिर बना। और कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उसके बगल में तो सब कहानी है लोगों की, कितने कौन कौन लोग नहीं आए। तो यहाँ पर तो मुझे खुशी है कि कम से कम इस काम को आप लोग शुरू करा रहे हैं और ये काम शुरू हो जाएगा और बन जाएगा। और काफ़ी इसमें लागत लगी है 266 करोड़ रुपए की, तो लोग इससे लाभान्वित होंगे और लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी। तो और सीता माता का उसके दूसरी तरफ है, वहाँ पर भी लोग जा पाएंगे। ये तो हम लोग को इस बात को लेकर के इस काम को कर देने से और दोनों तरफ आने जाने का रास्ता, और जैसा बता दिया कि दोनों तरफ बना रहेगा, घाट बना रहेगा, तो उसके चलते लोगों को बहुत सहूलियत होगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है, मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। और आज जो यांत्रिक अभियंताओं की नियुक्ति की गई है 68 सरकार सहायक अभियंताओं की, और ये ज्ञान भवन में बैठे हुए हैं हमारे सब जल संसाधन विभाग के लोग, और वहीं पर बैठे हुए हैं। अरे उनको जल्दी दीजिए भाई, इतना देर क्यों किए हुए? उनको जल्दी से जल्दी सबको वितरित कर देना चाहिए था कि उनकी नियुक्ति हो गई है। और लंबे अंतराल के बाद, और ठीक ही कह रहे थे, रिटायर्ड लोग जो थे आपके जो यांत्रिक अभियंतागण, उनको रखना पड़ता था। अब कम से कम हमारे सभी सहायक अभियंता की बहाली हुई है। मैं इसके लिए भी अपनी खुशी प्रकट करता हूं कि अब काम करने में आप लोगों को सहूलियत होगी। और पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली के 696 करोड़ रुपए के अवशेष कार्य और पुनर्स्थापन कार्य, जिसकी चर्चा तो आपने कर ही दी है। और जो सब सीधे जो है अररिया संग्राम मतलब ये गांव किनका है, ये जान लीजिए, जल संसाधन मंत्री जी हैं, उन्हीं के गांव का ही नाम है, वहीं पर ही रहते हैं, इनका घर है। तो वहीं पर झंझारपुर के 3.82 करोड़ रुपए की लागत से मिथिला हाट का शिलान्यास भी हो रहा है। अब मिथिला हाट बन गया, जिसका वर्णन वो कर दिए। कितनी लोगों को खुशी होगी उस 4 लेन पर जो जाएंगे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो रास्ता है उस पर जाएंगे और मिथिला में कोई रुकेगा
एक एक चीज का अनुभव करेगा। तो इसका भी जो आप लोगों ने शिलान्यास कराया, इसके लिए मुझे खुशी है। और पथ निर्माण विभाग का तो भाई काम हम लोग करते ही रहते हैं। कोई मामूली चीज़ है कि पथ निर्माण विभाग का थोड़ा काम किया है? हम लोगों ने तो तय किया था पहले 6 घंटा में, जो सुदूर इलाके वहाँ से आने में 6 घंटा में पहुँचूँ, लगभग प्राप्त हो गया। तो हम लोगों ने 5 घंटे का लक्ष्य रख दिया। अब उसके लिए तो केंद्र सरकार से हम लोगों को मदद मिली है, और कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। और लेकिन जो राज्य सरकार की तरफ से भी जो काम किया जाता है पथ के निर्माण के लिए, वो तो सबको मालूम है कि किस तरह से पथ का निर्माण हो रहा है और कितना मेंटेनेंस का काम होता है। अगर आप जरा देख लीजिए स्टेट हाईवे, अब बहुत लोग तो बिना मतलब का ही, हमारे अपर मुख्य सचिव हैं ये बैठे हुए हैं, हम कितना बार एतराज किया कि बिला वजह आप लोगों ने जो हम लोगों का रोड था उस रोड को कई रोड को बिना मतलब का एनएच में परिवर्तित करवा दिया। अब एनएच में परिवर्तित हो गया तो उसका मेंटेनेंस होता है जी। स्टेट हाईवे का जितना बढ़िया मेंटेनेंस होता है जो एनएचआई का है उसका कर सकता है, लेकिन उसके लिए जितना आपके पास एनएच है उसके हिसाब से जितना पैसे का आवंटन होता है उस हिसाब से उतना मेंटेनेंस पॉसिबल है। तो हम तो कहेंगे कि बिला वजह हम लोगों को अपने स्टेट हाईवे को अपने ढंग से हम लोगों को मेंटेन करना है। और स्टेट हाईवे कितना सुंदर लगता है जो बनना शुरू हुआ, और बना है कितनी जगहों पर स्टेट हाईवे हम लोगों ने बनाया, और किस तरह से उसका मेंटेनेंस, और अब जो पॉलिसी बन गई है। तो आज तो मुझे खुशी है कि कम से कम कुछ जो काम जो हम लोगों ने करने का तय किया, मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ परियोजना का शिलान्यास, इसके लिए हम लोग 2 बार पथ निर्माण मंत्री जी और हम और आप भी रहे अपर मुख्य सचिव महोदय, सब समय और इंजीनियर्स लोग रहे वहीं पर जा करके पिछली बार भी किया, और इस बार भी हम लोगों को लगा कि तेजी से हमको ये काम करना चाहिए। और ये जो पटना से गया का रोड है उसी रोड के साथ इसको मिला दिया जाएगा, और बीच में बिहटा सरमेरा रोड जो बना है उसके रास्ते से भी गुजरेगा, तो ये कितना उपयोगी हो जाएगा। और ये सब काम जो आपका ये मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ परियोजना का शिलान्यास आपने करवाया है 1030 करोड़ रुपए की लागत से, और 3 साल में इसको पूरा करने का लक्ष्य है। इसको जरूर पूरा हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और कितना सुगम हो जाएगा, यहाँ से आने का रास्ता कितना हो जाएगा, हर प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये कितना, गया जाने के लिए और भी वैकल्पिक स्थिति, और नीचे भी लोग जो आते जाते हैं, जो सड़क जाम होने की स्थिति रहती है, तो सीधे लोग जाना चाहेंगे, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। और नीचे वाले सड़क से जो स्थानीय लोगों का आना जाना होता है उसमें भी किसी को कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो ये काम जो आप लोगों ने शुरू करा दिया, इसका शिलान्यास, मुझे खुशी है। और दूसरी बात है कि जो ये हम लोगों का पटना से बख्तियारपुर तक बना हुआ 4 लेन है, और वो बख्तियारपुर से आगे तो आप आगे बढ़ रहा है मोकामा तक जाने के लिए, लेकिन उसके आगे करौटा के पास जो सड़क से जो एक रोड बना हम लोगों की तरफ से, लेकिन उसको देखने गया और हमारे अपर मुख्य सचिव भी उसमें थे, तो उसके बाद जो पूरे चीज़ को देखते हुए हम तो कई सड़कों को देखते गए, तो उसको हमने देखा कि इसकी चौड़ाई तो उतनी नहीं है, बन तो गया है स्टेट हाईवे का, लेकिन उसमें हमने यही कहा कि अगर ये सीधे रास्ते को हम लोग अगर नीचे आगे ले जाएंगे सालेपुर तक, तो फिर एक बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगा। और सालेपुर के पास से ही आप जान रहे हैं कि हम लोग रास्ता तो बना ही रहे हैं वहाँ राजगीर जाने के लिए। इसकी दूरी यानी सालेपुर से जो नूरसराय के पास ही है, वहीं से जो आगे चलता है सिलाव तक जाता है, और फिर सिलाव से सीधे राजगीर जाने में जो रास्ता है वही रहेगा। यानी हमने पहले से ही तय कर दिया था। अब आज तो बैठे हुए भी होंगे, अब तो आजकल स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं, जब पथ निर्माण थे तो पूछ लीजिए उनसे कि कब इनको हमने कहा था उस समय पथ निर्माण में कि साहब इसको बनवाइए, ये सालेपुर के पास यानी नूरसराय के पास से लेकर के वहाँ तक जाने के लिए, जो हम लोग सिलाव तक जाने के लिए, तो वो भी गए देखने के लिए। उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, प्रोक्योर ये दिक्कत आ रही थी एक्विजिशन वगैरह में, तो ये सब खैर उसका समाधान हुआ, और अब उसका भी बनना। तो उसी समय हमने कहा कि भाई जो सालेपुर है यहाँ से लेकर के अगर सीधे वो हम लोग जो 4 लेन पर करौटा के पास चले जाएंगे
तो डायरेक्ट जाएंगे। तो हमने कहा अध्ययन करिए, तो क्या हुआ, तो इन लोगों ने स्टडी किया कि पटना से राजगीर जाने में 100 किलोमीटर का रास्ता है, और अगर ये करौटा से तेलमर होते हुए अगर ये आगे बढ़ जाएंगे 4 लेन यहाँ तक तेलमर होते सालेपुर, और सालेपुर से आगे यानी वही जो नूरसराय से लेकर के सिलाव तक जाने का बन रहा है 10 मीटर चौड़ा, यहाँ भी 10 मीटर चौड़ा पड़ेगा। तो ये दूरी होगी, यानी पटना से जो जाएंगे और करौटा होते हुए सीधे राजगीर पहुंच जाएंगे तेजी से, तो उसकी दूरी मात्र 80 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर की कमी। आपके यहाँ टूरिस्ट कितने आते हैं राजगीर, और कितने लोग जाते हैं राजगीर प्रतिदिन? हम तो रेल मंत्री थे तो राजगीर से पटना का हम ट्रेन चलवाना शुरू किए। लोग कितना लोग जाता है कुंड में नहाने के लिए, पटना से भी बराबर गया और आया। तो ये सब चीज बन जाएगा तो लोगों को कितनी सहूलियत होगी। इसलिए इस 4 लेन के लिए जो 265 करोड़ रुपए की लागत से आप लोगों ने काम शुरू किया है, मुझे बड़ी खुशी है। और सब कुछ हम लोग कर ही रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, और ब्रिज के मेंटेनेंस के लिए आप इस बात को मान चुके हैं। और अन्य सड़कों के बारे में पूरी जानकारी पहले भी दी गई, और आज पथ निर्माण मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने भी इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। उसको मैं रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं समझता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि 2005 से अब तक स्टेट प्लान से हम लोगों ने ये जो आपका पथ निर्माण विभाग है तो 54,461 करोड़ रुपए की राशि व्यय, और जो हम लोगों को है कि बिहार के किसी भी सुदूर इलाके से चलकर पटना आने में 5 घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगे, इसमें जरूर आप कामयाब होंगे। और आज जो ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों को लिया, उसमें से अनेक सभी सड़कों के बारे में तय कर दिया गया कि पथ निर्माण बनेगा, उस सड़क बनाएगा। उस सब सड़कों का आप लोगों ने आज कर दिया है शिलान्यास, और पहले से भी कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि इससे भी पथ के क्षेत्र में भी बहुत लाभ मिलने वाला है। अब इसके लिए मैं पथ निर्माण विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो किया गया, तो हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं मंगल पांडे जी, उन्होंने तो इसके बारे में जानकारी दी। लेकिन ये कितनी खुशी की बात है कि आज जो IGIMS में पटना में कैंसर संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया था, और उसका शिलान्यास करने भी हम लोग गए थे, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। अब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए IGIMS में भी व्यवस्था है। तो बहुत लोगों को कैंसर के चलते जो बाहर इलाज के लिए जाना पड़ता है, अब उसके लिए जो कैंसर संस्थान की भी स्थापना वहाँ पर हो गई और बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गया, तो कितनी सहूलियत होगी। बेतिया मेडिकल कॉलेज में भी एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन भी आप लोगों ने करवाया है। और 7 निश्चय के तहत 21 ANM, GNM एवं पैरामेडिकल संस्थानों का निर्माण जो 245 करोड़ की लागत से हुआ, उसका उद्घाटन। 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी निर्माण हुआ, उसका भी उद्घाटन। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों का 4 का निर्माण, उसका उद्घाटन। 8 ट्रॉमा सेंटर का निर्माण। अब ये ट्रॉमा सेंटर तो कितना उपयोगी है। अभी एक ट्रॉमा सेंटर के बारे में बात कर रहे थे जल संसाधन मंत्री जी, बड़ा चिंतित रहते थे, उसके लिए जमीन दिए थे। तो अब ट्रॉमा सेंटर का लाभ कितना मिलेगा। अगर रोड में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो इसके बारे में तो कोई जानता नहीं है। कोशिश तो बहुत हो रही है, पथ निर्माण के द्वारा भी कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं, सब कुछ किया गया है, कोशिश की जा रही है। लेकिन उसमें जो सारा काम किया जा रहा है, तो उसपे चलते ट्रॉमा सेंटर अगर जो बन रहा है, इसका बहुत लाभ होगा। और इसको स्वास्थ्य संबंधी 4 अन्य योजनाओं का भी निर्माण हुआ है। तो इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद देता हूं। और आज शिलान्यास का जो काम हो रहा है, ये कितना उपयोगी है कि आज वो तो खुद सीवान में भी है, उसी स्थल पर है मैरवा, जहाँ पर से ये बिल्डिंग, ये मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा। तो सीवान में, वैशाली, महुआ में और सीतामढ़ी में, इन 3 जगहों पर, और इसमें सब में BSc नर्सिंग कॉलेज का भी होगा निर्माण, सबका शिलान्यास करवाया जा रहा है। इन तीनों के लिए लागत आएगी 1,636 करोड़ रुपए की लागत से आएगी। और 9 अनुमंडलीय अस्पताल के निर्माण का, 3 सदर अस्पताल के निर्माण का उन्नयन, 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, 9 अन्य स्वास्थ्य संबंधी संरचनाओं का 162 करोड़ रुपया। तो स्वास्थ्य विभाग की 2,814 करोड़ रुपए की 77 परियोजनाओं का
उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और जो कुछ भी काम अब हो रहा है BMSICL जिसका गठन किया गया उसके द्वारा दवा, मेडिकल उपकरणों की खरीद और स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना। आप जरा कल्पना करिए, लोग तो जानते नहीं हैं और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि बिहार में क्या हुआ है भाई पिछले 15 वर्षों में। कहाँ पहले मेडिकल कॉलेज है, सब चर्चा हो गई, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप सोच लीजिए कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ बनाने के लिए ही नहीं बल्कि इससे संबंधित जितने भी अस्पताल हैं सबको बनाना, उसकी देखभाल करना और जो मरीजों के लिए दवा देने का 2006 से ही हम लोगों ने प्रबंध किया कि मुफ्त में दवा देंगे। कहाँ कोई आ रहा था इलाज के लिए, और दवा देने का काम हम लोगों ने मुफ्त में शुरू किया राज्य सरकार ने, और फिर दवा खरीद करके उपलब्ध कराना और जितने भी उपकरण हैं मेडिकल उपकरण सब का परचेज करना और उसके लिए हर जगह हर जो भी इसके मेडिकल सेंटर हैं, चाहे वो कॉलेज हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, सब जगह इसको उपलब्ध कराना। इसके लिए जो बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। और आप मालूम है कि अब तक 3,250 करोड़ रुपए का काम BMSICL ने कर दिया है और 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। अब अगर किसी को पता नहीं है कि बिहार में क्या क्या हो रहा है, भवन निर्माण का तो काम और बढ़ ही गया, लेकिन उससे हटा करके हम लोगों ने एजुकेशन में अलग किया, स्वास्थ्य में अलग किया, पुलिस का जो काम होता था उसको अलग किया। और आप बता दीजिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट का कितना बड़ा काम अब इसके माध्यम से हो रहा। इसलिए लोगों को जानना चाहिए और ठीक ढंग से समझना चाहिए। लोगों को तो खैर मालूम ही है। और कितना हेल्थ के सेक्टर में काम हुआ जो हम लोगों ने शुरू से किया। जब 2006 में मुफ्त के दवा का वितरण हम लोगों ने शुरू करने का निर्णय लिया था तो 2006 में उस समय तत्कालीन श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी थे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था। और यहाँ अगस्त महीने से हम लोगों ने पटना से शुरू करवाया था मुफ्त में दवा उपलब्ध कराना हर हॉस्पिटल का, ये काम शुरू किए। और बताइए क्या था, टीकाकरण की क्या स्थिति थी पहले, 18%। ये जवाब जो बोलते हैं आजकल, हम तो चाहेंगे कि एक एक आदमी ये पूछे कि लोगों का टीकाकरण होता था, कितना टीकाकरण होता था 2005 तक, 18%। और आज टीकाकरण कितना है, 86%, 86% टीकाकरण करवाया गया है। तो हेल्थ के क्षेत्र में काम कितना हो रहा। अब ये कहने की बात है, क्या स्थिति थी भाई। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने लोग आते थे, 39 लोग एक महीने में, अब एक महीने में 10,000 की स्थिति आ गई। तो इस सारा काम जो किया जा रहा है और जो नवीनतम आंकड़े हैं SRS 2018 का, उसके मुताबिक शिशु मृत्यु दर 5-6 में 61 था प्रति हजार, अब घट करके 32 हो गया, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर हो गया। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख 312 थी, जो वर्तमान में घट करके मातृ मृत्यु दर जो उस समय था जब इन लोगों का राजपाट था, उसके अंत में हम बता रहे हैं, उनका ये था 312, अब घट करके 149 हो गया। और प्रजनन दर भी घटा। अभी प्रजनन दर के लिए तो हम लोग हर लड़की को, बच्ची को जो पढ़ाएंगे, और हर पंचायत में हम लोगों ने जो इंस्टीट्यूशन की स्थापना की है, अब हाई स्कूल ही नहीं बल्कि +2 तक की पढ़ाई का जो इंतजाम किए हैं, तो जब बच्चियां पढ़ लेंगी तो प्रजनन दर और नीचे जाएगा। लेकिन अभी तक का जो प्रयास हो रहा है उसमें प्रजनन दर जो हम लोगों की सरकार बनी थी 2005 में, उस समय जो हम लोगों ने सर्वे करवाया था 2006 के फरवरी में, जो पूरा एक एक चीज की जानकारी हम लोगों को मिली थी, 4.3 था प्रजनन दर, अब घट करके 3.2 पर आया। पल्स पोलियो कैंपेन कैसा चला था, लोग भूल गए। इतना बढ़िया से पल्स पोलियो कैंपेन चलाया गया कि 2010 से पोलियो का उन्मूलन हो गया, और कितनी उसकी प्रशंसा हुई है साहब। तो एक एक चीज जो हम लोग कर रहे हैं, और कालाजार से छुटकारा के लिए कितना प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हर कालाजार पीड़ित को CM रिलीफ फंड के माध्यम से फंड दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को एक एक को 6,600 रुपया दिया जाता है, और सब इलाज का व्यवस्था सब कुछ हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि अब जो 2005 में कालाजार के
23,383 मामले सामने आते थे। अब घट करके 2018-19 में 252 रह गया। अब हमको उसको 0 पर लाना, इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग पूरा का पूरा काम कर रहा। और जो कुछ भी इतने ज़्यादा योजनाओं का, इतने बिल्डिंग्स का, स्ट्रक्चर का सब काम हुआ है, ये सब काम जो स्वास्थ्य विभाग में हो रहा, नए मेडिकल कॉलेज के लिए तो हो ही रहा, एएनएम प्रशिक्षण संस्थान, जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, बीएससी नर्सिंग कॉलेज, सबके बारे में जो काम हो रहा, तो ये काम देखने वाला नहीं है। ये जो विकास का काम है और लोगों के हित में है, लोगों को अब किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर इलाज के लिए जाना न पड़े, ये जो हम लोग परिस्थिति लाना चाहते हैं, जिसकी इच्छा जहां जाने की हो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। बहुत लोग तो देश क्या विदेश चले जाते हैं इलाज में, उनके बाल बच्चे या कोई ना कोई विदेश में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जाते हैं। लेकिन हाँ, मजबूरी में कोई इलाज के लिए बिहार से बाहर जाने को मजबूर न हो, तो उसके लिए हम लोग जो सारा काम कर रहे हैं, तो ये काम देख नहीं रहे। और कोरोना के मामले में जो हमारे अभी मंत्री जी ने बता दिया, कोरोना से लड़ने के लिए कितना उपाय हम लोगों ने किया, अभी तो कोई जानता नहीं है भाई। अब तो बहुत नीचे चला गया, लेकिन दिल्ली में नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गया, तो सचेत तो रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी बराबर अपनी मीटिंग में कहते हैं, हम लोग भी कहीं जाते हैं भाई, कहते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करिए, हाथ धोइए, दूरी मेंटेन करिए, 2 गज की दूरी, और घर में 65 साल से अधिक उम्र के लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, उन सबको सुरक्षित रखिए। जो अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो इन सब लोगों को घर के अंदर सुरक्षित रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब बात हम लोग करते रहते हैं। और कोरोना की जांच के लिए और उनके इलाज के लिए जितना प्रबंध किया गया है, अब आप बताइए कि आज की क्या स्थिति है। अब आप सोच लीजिए कि अब एक एक दिन में 1 लाख ही नहीं, 1.5 लाख, 2 लाख। अब आपको लेटेस्ट हम बता रहे हैं कि कल जो हुआ है 21 तारीख को 1,94,088 टेस्ट किया गया है। देश के किसी भी प्रांत में एक दिन में इतना टेस्ट नहीं किया गया है, ये जान लीजिए। और लोग कुछ से कुछ बोलते रहते थे। जब कोविड लगा हुआ था तब कोई कुछ बोल रहा था बाहर के बारे में, तो किसी चीज के बारे में, तो जो बाहर से आए और उनके लिए जो काम किया गया, अब कोई कुछ बोल रहा है, कहीं कोई बात है। और जो कोरोना के इलाज के लिए जो यहाँ पर जितना काम किया गया और जितना तेजी से और काम किया गया, हम तो प्रतिदिन बोलते रहते हैं कि हम लोगों को संख्या बढ़ानी चाहिए। जितनी संख्या हम बढ़ाएंगे उतना कम होता ये चला जाएगा। जांच करेंगे तो अगर कहीं भी हो और लोग इसका पालन करेंगे तो होंगे। आज मुझे खुशी और ये बताते हुए हम बराबर कहते थे, अब बिहार में कुल टेस्ट हो गया है 60,63,568। अब आप समझ लीजिए, अब अच्छी तरह जान लीजिए, अब इसमें भी आरटीपीसीआर का टेस्ट है 11,732, इसको तो 23,000 से भी ज़्यादा हम लोग ले जाने वाले हैं। इसके लिए केंद्र से भी मशीन मिलने वाला है और हम लोग भी उसके लिए मशीन खरीद रहे हैं। और ट्रूनेट से 3,982, यानी हम कल की कहानी, कल का फिगर बता रहे हैं। और एंटीजन टेस्ट 1,78,374, यानी कुल मिलाकर के जिसका हमने जिक्र किया 1,94,088 टेस्ट हुआ। और अब आप जान लीजिए पर मिलियन टेस्ट, 10 लाख की आबादी पर कितना टेस्ट है। देश का एवरेज 47,337 देश का एवरेज है। जरा ठीक से जान लीजिए, देश का पूरे कंट्री का एवरेज 10 लाख की आबादी पर जो टेस्ट है वो है 47,337 औसत पूरे देश का। और बिहार का पर मिलियन अब कितना हो गया, 47,482। अब ये जान लीजिए कि जो ठीक हो रहे हैं तेजी से, उसकी भी संख्या हमारी सबसे ऊपर है करीब करीब। और दूसरी चीज जान लीजिए कि अब 10 लाख की आबादी पर, यानी पर मिलियन टेस्ट, अब बिहार में जो टेस्ट कल हुआ है, अब इसके बाद जो स्थिति पहुंच गई है कल के टेस्ट के बाद, हमारा एवरेज टेस्ट पहुंच गया जो देश का औसत है उससे भी ज्यादा टेस्ट अब हो गया 47,482। तो मैं तो स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और सारे लोगों से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि इसके लिए सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सजग और सचेत रहना, ये कोई नहीं जानता कब तक ये रहेगा, कब और बढ़ जाएगा।
इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए दूरी रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथ को साफ रखना है, और घर के अंदर जो हमने बताया 3-4 प्रकार के लोगों को, उसको अकारण बाहर नहीं भेजना। बहुत लोग शौक से करते रहते हैं, और यहाँ पर से तो पूरी बात हो रही है, हर जिले के साथ बैठक करके तय हुआ कि भाई लोगों के बीच में लोगों को प्रेरित करिए, क्योंकि ऐसा मत समझिए कि अब संख्या बहुत घट गई और हम लोगों के यहाँ जो फिगर हो गया है, ठीक होने वाले का फिगर 91% से भी ज़्यादा हो गया अब हम लोगों का। तो सिर्फ उसी से प्रसन्न हो जाने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत हो जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं, उससे स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन कब कुछ फिर खराब स्थिति आएगी ये कौन जानता है। अभी दुनिया भर में इस पर अनुसंधान चल रहा, रिसर्च चल रहा, अभी तक है। इस साल खत्म होगा कि अगले साल तक चलता रहेगा, कोई नहीं जानता। इसलिए सजग तो रहना ही है। लेकिन जान लीजिए, जो लोग बिहार सरकार की आलोचना करते थे, मैं उनसे अब जानना चाहता हूं कि भाई बिहार में जो सरकार के लोग हैं, हमारे जितने सरकारी कर्मी हैं, सब लोगों ने जिस तरह से काम किया, हमारे डॉक्टर्स ने, जितने हमारे दूसरे चिकित्सा सेवा के लोग हैं, सब लोगों ने, स्वास्थ्य विभाग ने, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने, सब ने मिलकर के, स्वयंसेवी संस्थानों ने, सब लोगों ने जिस तरह से काम किया, जीविका समूह, अन्य सभी लोगों ने इन सब क्षेत्रों में जो काम किया है, उसके चलते जो अब इसके पीड़ित होने वालों की संख्या इतनी घटी, और अब 1 मिलियन पर, यानी 10 लाख की आबादी पर नेशनल एवरेज से भी हम ज़्यादा जांच में पहुंच गए हैं। और ज़्यादा जांच कराने के लिए और ज़्यादा तीनों प्रकार के संस्थान जहां पर ट्रीटमेंट होगा, आज कितना व्यवस्था किया गया है। और सब व्यवस्था होने के बाद भी सारा इंतजाम करते हुए हम लोग इस काम को रखे हुए हैं कि किसी भी सूरत में किसी प्रकार का अगर कहीं फिर से जोर पड़े तो कोई तरह की कठिनाई नहीं, एक एक चीज़ को मेंटेन करके हम लोग रख रहे हैं। तो ये सब मुझे बड़ी खुशी की बात है। तो अब आगे भी, और स्वास्थ्य विभाग जितनी तेजी से काम कर रहा, ये काम इसको और बढ़िया से, और सारे हमारे जिले के प्रशासन के लोगों को सजग और सचेत रहना है, हर जगह लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आइए अपना जांच। अब ब्लॉक लेवल तक हम लोग इसको उपलब्ध करा रहे हैं जांच को, तो अब एक एक लोग जांच करें ताकि लोग इसके चलते पीड़ित नहीं हो, ये हम लोगों का है। तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना के मामले में तो जो किया ही गया है, और एईएस के मामले में कितना किया गया, जो पिछले साल इसको लेकर के क्या क्या आलोचना हुई थी, और पिछले साल पटना में पानी आ गया था तो कितनी आलोचना होती थी। तो यहाँ तो कुछ लोगों की आदत है भाई आलोचना करना। अब पानी कहीं दूसरा जगह आता है ना, दूसरे शहर में आता है पानी, तो नहीं चर्चा होती है। पटना में जरा भी पानी आएगा तो चर्चा होती है। तो इस सब तरह की बात तो चलती रहेगी। हम लोगों को तो काम है कि लोगों की खिदमत करें। लोगों ने अब तक मौका दिया है, तो लोगों की हम सब लोग मिलकर के सेवा करें। हम लोग सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा ही हमारा धर्म है, और इस मामले में सबकी खिदमत करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का वातावरण रहे। बिहार आगे बढ़ रहा है, और केंद्र की भी जो सहायताएं मिल रही हैं, इस सब को लेकर के, और बिहार अपने बल पर आम सभी लोगों के सहयोग से अब जो आगे बढ़ रहा, बिहार विकसित राज्य बनेगा, और ये हम सब लोगों का संकल्प है और निश्चय है। इसलिए, और बिहार के लोगों ने जो अब तक काम करने का हम लोगों को मौका दिया, इसके लिए उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। और सभी विभागों में जो सक्रियता है और निरंतर इस तरह के काम को करते रहें। और आज तो जितना काम हो गया अब तक भाई, मौका दिया, हम लोग तो सब काम कर रहे हैं, सब काम कर दिया। अब जनता मालिक है, आगे मौका देगी, हम लोग आगे काम करते रहेंगे। ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता। और हम तो जानते हैं, हर बार लोग न जाने क्या क्या प्रचार करते थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जनता की मानसिकता क्या होती है। जनता को, लोगों को बांटने के चक्कर में रहते हैं, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन कुछ बोलने से होता है जी। आजकल जो ये सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कर के तरह तरह की बात करते हैं, लोग कमाल बात करते हैं। आज एक आदमी का हमने देखा, किसी तरह का वक्तव्य, कमाल है साहब, तरह तरह की बात करते हैं, अपना समय भूल गए।
90 से जो मौका मिला उस समय से लेकर के 2005 तक क्या कर पाए, और आज जो हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या किया। तो ये जो काम किए हैं इसको जनता भूलती है। जनता को सब मालूम है। भ्रम पैदा करने की कोई कोशिश करता है, उसका कोई असर नहीं पैदा होने पड़ने वाला। और हम लोग सेवक हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं। हम लोग कोई परिवारवाद वाले नहीं हैं। हमारे लिए पूरे बिहार के लोग मेरे परिवार के अंग हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। और कुछ लोगों को सीमित है परिवार, बेटा बेटी यही परिवार है, इसके अलावा और कोई नहीं है। पार्टी के अंदर भी जो लोग होते हैं उनकी भी कोई इज्जत नहीं मिलती है। और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार, और हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। पूरे बिहार के हर लोगों का ध्यान रखना। और आपने देखा है कि आज तक जो हम लोगों ने काम किया है, बिहार के किसी भी इलाके की उपेक्षा की है। न्याय के साथ विकास का मतलब हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। जो किनारे पर थे, हाशिए पर थे, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, चाहे वो महादलित हों, दलित हों, महिलाएं हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सबके कल्याण के लिए हम लोगों ने काम किया। हर इलाके के विकास के लिए काम किया है। और आज आप देख लीजिए, इतना दिन काम हुआ, और आज भी आप देख लीजिएगा कि सड़क कहां कहां नहीं बन रहा, कौन काम नहीं हो रहा, हर जगह काम हो रहा। तो हम लोगों का जो जनता ने मौका दिया, हम लोगों ने पूरी सेवा की। और आज मुझे खुशी है कि हमारे आज कई विभागों ने अनेक योजनाओं का आज उद्घाटन भी करवाया है, शिलान्यास भी करवाया है। इस पर काम होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे काम करने वाले जितने हमारे अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ ये काम करते चले जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से आज बातचीत करने का मौका मिला, आपके सबके बीच में अपनी बात कहने का मौका मिला। मुझे इस बात की खुशी है। और आज संभवतः इस प्रकार के कार्यक्रम का ये शायद आखिरी दिन हो इस कार्यकाल का। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आप सब लोग जो शामिल हुए हैं मैं उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।